हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लाए हैं जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे इकोनॉमी ऑफ बिहार। ठीक है, देखो बहुत सारे ऐसा डेटा है, फैक्ट्स जो यूट्यूब में दिया हुआ है जिसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत डिटेल से बता दिया गया है। बेशक हमारे चैनल में भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट बताया गया है जिसमें सारा इंपॉर्टेंट डेटा, छोटे छोटे डेटा जितने भी रहते हैं ना, वो सारा कुछ बताया गया है जो आपको प्री और मेंस में काम आएंगे। अब देखो इस पीडीएफ में भी वही है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, उसका बहुत सारा डेटा दिया हुआ है लेकिन वो हम लोग नहीं डिस्कस करने वाला है। ठीक है, जैसे देखो मान लो एग्रीकल्चरल सेक्टर हो गया, स्टेट हाईवे, रेलवे, ऑयल सीड्स, शुगर केन, क्रॉप्स, जितने भी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे जो डेटा है ना, मान लो एग्रीकल्चर रोड मैप है, सात निश्चय है, क्रॉप्स के बारे में है, कहाँ कहाँ कल्टीवेशन किया जाता है, प्रोडक्ट्स हैं ऐसे कौन सा, मतलब बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज है जो कहाँ पे ग्रो किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, स्वीट स्टफ्स है, एग्रीकल्चरल सेक्टर है, वहाँ पे मान लो प्रोडक्ट वाइज आप देखोगे और प्लेसेस देखोगे, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। साथ ही साथ मीन्स ऑफ इरिगेशन, परसेंटेज एरिया या फिर एरिया कितना कितना कवर्ड है ऑन ट्यूबवेल, कैनल्स, पॉन्ड्स, अदर्स, ये सब सारा दे दिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में भी हम लोग डिस्कस किया है यहाँ पे, है ना। तो जितने भी डेटा हैं, यहाँ तक कि मिनरल्स, है ना, देखो ये इस पर्टिकुलर पीडीएफ में इतना डेटा दिया गया है कि इससे बाहर कुछ नहीं ही पूछेगा। ठीक है, अगर आपने पूरा जितने इस पीडीएफ में अगर पूरा डेटा रट लिया हो इन केस, तो मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमिक्स का एक भी सेक्शन आपका कुछ छूटने वाला है। बहुत इंटेंस है ये, ठीक है, पीडीएफ तो इंटेंस है, पर आप एक से दो बार इस लेक्चर वीडियो सीरीज़ को अगर सुन लेते हो, इन केस अगर आपके पास टाइम है और आप सुन लेते हो, तो यू विल गेट टू नो दैट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर इकोनॉमिक्स जो है, आपका बिहार का इकोनॉमिक्स जो है ना, वो 100% कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इन केस अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में अगर देखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो आप एक बार देख लोगे इसको पॉज करके। हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए तो बिहार जो है वो एक प्लेन स्टेट है जिसका 96% ऑफ बिहार लैंड जो है वो प्लेन एरिया है। आपको पता होगा, एज एन मान लो, ऐसे आप ड्रॉ करोगे स्क्वायर, ये गंगा बहती इधर से, ये पूरा लगभग लगभग प्लेन एरिया, इधर से भी उठा हुआ है और इधर से भी झारखंड की तरफ से भी उठा हुआ है। ठीक है, ये एक प्लेन एरिया बन जाता है। जो एरिया है वो रिच है फर्टाइल एलुवियल सॉइल में, और इस एलुवियल सॉइल के कारण अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन, जोग्राफिकल सुटेबिलिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, उसी के कारण, मतलब इतना जितना भी ये अवेलेबल है, प्लेन है, साथ ही साथ इरिगेशन, जोग्राफिकल सुटेबिलिटी के कारण एग्रीकल्चरल स्टेट बन गया है ये। अब देखो मिनरल स्टेट इसलिए नहीं बना है कि बहुत कम मिनरल्स मात्रा इसमें प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर स्टेट का एरिया में, क्योंकि मैक्सिमम एरिया जो है वो झारखंड की ओर चला गया था, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो एग्रीकल्चरल इंटेंसिटी इन टोटल लैंड एरिया ऑफ बिहार अगर देखते हैं तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है, तो 72.68 लाख हेक्टर, आपको इतना याद रखना है, 72.68 लाख, इतना से काम निकल जाएगा आपका। नेट सोन एरिया कितना है, 51.12 लाख हेक्टर, और ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना है, 56.97 लाख हेक्टर। और क्रॉप इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी कितना है, मतलब आप क्रॉप को लगाते हो तो कितना अगर इंटेंस, मतलब कितना प्रतिशत में वो ग्रो कर सकता है, तो वो 142%। ठीक है, 1.42 है इसका क्रॉप इंटेंसिटी। अब देखो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरी जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू में होता है वो 20% है। कितना है, 20.2, हाँ 20.2% है। ठीक है, आप 20 याद रखोगे। अगर इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से देखते हैं तो 2023-24 में ना सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड क्रॉप बिहार में राइस रहा है। कितना रहा है राइस, तो 9,522.9 थाउजेंड टन। उसके बाद सेकेंड में सबसे ज़्यादा जो मेजर ग्रोथ है वो किसका देखा गया है, वीट का देखा गया है, वो कितना है 7306.7 थाउजेंड टन। और तीसरा जो है वो है मेज, कितना है 5864.9 टन। ठीक है, 1000 टन। अब देखो फूड ग्रेन अगर हम देखते हैं तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में जो इंक्रीज़ किया गया है वो कितना है 179.5 लाख टन से, जो 2021 में था, तो वो कितना इंक्रीज़ कर गया है 231.1 लाख टन 2023-24 में। ठीक है, देखो ये इकोनॉमिक सर्वे से डेटा उठाया गया होगा क्या, वहीं से है, इसीलिए एक साल पुराना है। हम लोग और भी इसमें और डिस्कस करते जाएंगे, इसीलिए आप प्लीज़ इस लेक्चर वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको इन केस इसकी पीडीएफ की ज़रूरत पड़ जाए तो आप बेशक मेरे टेलीग्राम चैनल से, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। साथ ही साथ इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि देखो रीच कैसे बढ़ेगा, लोगों पे रीच नहीं बढ़ेगा ना तो फिर वीडियो फिर बनाना मुझे उतना पसंद नहीं लग रहा है, राइट। और फिर इसमें देखो अब प्लीज़ ना, देखो बीपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए ना आपको एक मंत्र याद होना चाहिए, पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू हमारा सब्जेक्टली सारा दे दिया गया है। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब दिया हुआ है, वो भी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के साथ। आप एक बार प्लीज़ वो देख लोगे, राइट।
अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं 2023-24 में राइस का प्रोडक्शन जो है वो 21% से इंक्रीज़ कर गया था। वहीं वीट का प्रोडक्शन जो है वो 10.7% से इंक्रीज़ किया था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखो अगर मेजर क्रॉप्स देखते हैं, मेजर क्रॉप्स और देयर प्रोडक्शंस एंड प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में दिया गया है, तो राइस जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट प्रोडक्शन, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ हुआ है, रोहतास में हुआ है, और हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कहाँ हुआ है, वो भी रोहतास में हुआ है। तो कितना प्रोडक्टिविटी, मतलब एक पर्टिकुलर हेक्टर में कितना ज़्यादा वो उपजाऊ कर पाए हैं, तो 4649 केजी पर हेक्टर। और डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी, सबसे कम प्रोडक्टिविटी कहाँ देखा गया है, मतलब सबसे कम एज इन पर्टिकुलर स्क्वायर एरिया में सबसे कम उपजाऊ, ज़्यादा कल्टीवेट करा नहीं पाए। मान लो एक लैंड है, उसमें हम लोगों ने मान लो 200 ग्राम मान लो बीज बो दिया है, और एक और दूसरा लैंड है, ये मान लो गोपालगंज वाला है, ये रोहतास वाला है, तो इसमें कितना है 4049 केजी पर हेक्टर हमारा ग्रोथ हुआ है। इतना हेक्टर, एक हेक्टर में 4600 49, ठीक है, केजी पर हेक्टर ग्रोथ हुआ है। वहीं पे गोपालगंज में कितना हुआ है 1740 केजी पर हेक्टर, है ना। वीट का अगर कल्टीवेशन देखते हैं तो वो भी हमारा हाईएस्ट प्रोडक्शन में हमारा रोहतास है, और डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी कौन सा है, तो वो रोहतास नहीं है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में यही अंतर है कि सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला है, और इंटेंसिटी मतलब ग्रोथ करने का कितना सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसका है, तो बेगूसराय है 4112 केजी पर हेक्टर। और वहीं पे लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट का देखोगे तो वो औरंगाबाद है ना। मेज़ का पूर्णिया है हाईएस्ट प्रोडक्शन में, वहीं हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी में किशनगंज है 9222 केजी पर हेक्टर। और पल्सेस में पटना है, और पटना में डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अगर आप देखोगे तो ईस्ट चंपारण है जो 1450 केजी पर हेक्टर है। अब देखो क्रॉप एरिया इन बिहार अगर आप देखते हैं तो ये मान लो 100% है बिहार का लैंड, उसमें से 2.8% जो है शुगर केन ग्रोथ होता है, 1.8% ऑयल सीड होता है, 6.5% पल्सेस होता है, और 0.9% फाइबर क्रॉप्स होता है। लेकिन जो सीरियल्स है, सीरियल क्रॉप जो है वो 88% होता है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं मेजर वेजिटेबल और टॉप प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं तो पोटैटो जो है वो पटना है, कितना है 8.02 लाख टन। अनियन का प्रोडक्टिविटी नालंदा में सबसे ज़्यादा है, तो देखो वो कितना है 1.78 लाख टन। आप याद रखोगे, ये पूछा गया है, ठीक है, बनाना का एक बार पूछा गया है, आप याद रख सकते हो। अब देखो ये बेसिकली ना एडुटेरिया का किताब है, मैंने वहीं से इसका PDF बनाया है और आपके लिए वही लेके आया हूँ। ठीक है, देखो एग प्लांट अब देखोगे तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, नालंदा में कितना है 1.29 लाख टन। कॉलीफ्लावर पटना में 1.39 लाख टन। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रिक्ट जो हाईएस्ट नेट सोन एरिया में देखा जाएगा तो वो कौन सा है, भोजपुर है, जिसका नेट सोन एरिया कितना 80%। वहीं बक्सर कितना है, वो भी 80% है। और हाईएस्ट क्रॉप इंटेंसिटी देखा जाए तो कहाँ पे है, सुपौल में है 1.82, और जहानाबाद में 1.75। जहानाबाद और सुपौल आप एज इन प्रोडक्ट इंटेंसिटी में रखोगे, और हाईएस्ट नेट सोन एरिया में भोजपुर है। ठीक है, हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट क्रॉप डेंसिटी देखोगे तो वो पूर्णिया है, कितना है 1.03। और बिहार ऐसा पहला स्टेट है कंट्री में जिनको मखाना प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे मखाना प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, देखो ये सिर्फ ना इंडिया में या फिर बिहार में नहीं, एशिया लेवल में आता है। ठीक है, यहाँ का प्रोडक्शन लगभग 80% यहाँ पे आप देख सकते हो बिहार में ही होता है। देखो 56.4 थाउजेंड टन जो है मखाना का प्रोडक्शन 2023-24 में हुआ था, जो कि 85% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इज प्रोड्यूस्ड इन बिहार। अब देखो अगर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के हिसाब से देखते हैं तो ऑर्गेनिक बेल्ट जो है वो डेवलप किया गया है बिहार में, जिसके अंतर्गत 13 डिस्ट्रिक्ट है ऑर्गेनिक बेल्ट का। तो कौन सा चलिए देख लेते हैं। पटना है, नालंदा है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, भागलपुर है, मुंगेर है, लखीसराय है, कटिहार है और खगड़िया है। ठीक है, आपको 13 डिस्ट्रिक्ट जो है वो याद रहना चाहिए कंठस्थ। अब देखो कुछ न्यू एफर्ट्स था, उसको बारे में देख लेते हैं। न्यू एफर्ट में टी डेवलपमेंट जो है वो एक स्कीम लाया गया है किशनगंज में, और जिसके कारण स्टैब्लिशमेंट ऑफ आदर्श बाग वाणी केंद्र जो पान है इन विदुपुर वैशाली में है। साथ ही साथ लॉन्च ऑफ एग्रीकल्चरल प्रमोशंस दैट इज पराग फॉर किसके लिए, बेसिकली शहद के लिए, फॉर हनी प्रोडक्शंस फॉर रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। और साथ ही साथ स्टैब्लिश किया जाएगा मखाना बोर्ड फॉर प्रोडक्शंस ऑफ मखाना प्रोडक्शंस। ये आपको तो कंठस्थ याद होना ही चाहिए। देखो ये सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हनी बोर्ड, मखाना बोर्ड, है ना। अब देखो हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर देखेंगे 2023-24 में तो सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, पूर्णिया में था। और मोस्ट कंज्यूम केमिकल फर्टिलाइजर क्या था, वो यूरिया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूर्णिया में यूज़ किया गया था, और सबसे ज़्यादा क्या चीज़ यूज़ किया गया था, यूरिया। मेजर फ्रूट एंड मेजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे तो बनाना का
जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम बनाना प्रोडक्शन देखोगे तो 3 तो नहीं दिया है, भागलपुर दिया है। फिर मैक्सिमम गुआवा प्रोडक्शन तो वो रोहतास है, और लीची प्रोडक्शन वो मुजफ्फरपुर है, और मैंगो प्रोडक्शन तो वो दरभंगा है। ठीक है, अब देखो ईयर 2012 से लेके अभी तक देखा जाए तो कृषि कर्मण अवार्ड 5 बार बिहार को मिला है। तो कौन से ईयर में मिला है ये आपको याद रहना चाहिए। 2011-12 में एक बार मिला है राइस के लिए। कृषि कर्मण अवार्ड बेसिकली दिया जाता है, तो अभी तक बिहार ने 5 टाइम जीता है। पहला 2011-12 हो गया, दूसरा 2012-13 फॉर वीट, 2015-16 ये बेसिकली मेज़ के लिए, 16-17 ये मेज़ के लिए, और 17-18 ये भी वीट के लिए। ठीक है, अब देखो ओवरऑल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर देखोगे बिहार में तो 4 एग्रीकल्चर रोड मैप बेसिकली बनाया गया है। किसके लिए? ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के लिए प्रोडक्शन बेसिस में। तो पहला एग्रीकल्चर रोड मैप कब बनाया गया था? 2008 से लेके 12 तक। सेकंड एग्रीकल्चरल रोड मैप 2012 से लेके 17 तक, और तीसरा जो एग्रीकल्चरल रोड मैप है वो 17 से लेके 22 तक बनाया गया था। द टर्म ऑफ थर्ड एग्रीकल्चरल रोड मैप जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया था 1 साल के लिए, तो 2023 तक ये एक्सटेंड कर दिया गया था। अब देखो फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप जो है, चौथा जो है, तो टेनवर ऑफ फोर्थ एग्रीकल्चरल रोड मैप जो है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2028 तक है। ये भी आपको याद रहना चाहिए। चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप का यहाँ पे टाइम आ गया है, मतलब दिन और डेट बता दिया गया है। और रोड मैप जो है वो बेसिकली लॉन्च किया गया था 18 अक्टूबर 2023 को, ये चौथा एग्रीकल्चर रोड मैप बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इन दिस रोड मैप, इस रोड मैप में स्पेशल इंपॉर्टेंस एम्फेसिस दिया गया था किसमें? तो क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, साथ ही साथ एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशंस में, और 12 डिपार्टमेंट ऑफ बिहार जो इंक्लूड किया गया है इस रोड मैप में। अब देखो टाइप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बिहार में देखते हैं तो रेबी प्रोडक्शन, मतलब रेबी क्रॉप्स। देखो 3 तरह का क्रॉप्स होता है, रेबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स और ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो रॉन, ठीक है, रॉन माँ, ठीक है, रॉन माँ ऐसे याद रख सकते हो। तो रेबी क्रॉप जो है वो अक्टूबर नवंबर में और मार्च अप्रैल में। ठीक है, देखो जो रेबी क्रॉप्स है इसको सोन किया जाता है, मतलब बोई होती है इसकी, या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ टर्म, बोआ जाता है इसको तो अक्टूबर नवंबर में, और हार्वेस्ट फसल की कटाई मार्च अप्रैल में। और इसमें अगर मेन क्रॉप्स आप देखोगे फिलहाल रेबी क्रॉप्स में तो कौन सा है? व्हीट ग्राम, मस्टर्ड पी, पोटैटो, बार्ले एंड इट्स आर द मेन एग्जाम्पल्स। वही खारिफ क्रॉप जो है वो मंथ ऑफ जून जुलाई में होता है, और हार्वेस्ट इसको कब किया जाता है, काटा कब जाता है? नवंबर दिसंबर में। जिसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो पैडी, शुगर केन, सोरगम, मिलेट्स, मेज़, पिजन, पी और मेन एग्जाम्पल ऑफ इट, है ना। अब देखो जायद क्रॉप्स थोड़ा देख लेते हैं। जायद क्रॉप्स वैसे क्रॉप जो रेबी क्रॉप्स और खारिफ क्रॉप्स के बीचों बीच वाले मंथ में बेसिकली ग्रोथ किया जाता है। देखो ये बेसिकली ग्रो किया जाता है 2-3 मंथ बिटवीन रेबी क्रॉप एंड खारिफ क्रॉप। मेन एरिया मतलब टाइम पीरियड है इसका अप्रैल से लेके मई तक, और जून से लेके जुलाई तक इसको हार्वेस्ट काट लिया जाता है। मेज़, जूट, मारू, वाटरमेलन, कुकुम्बर, ग्रीन ग्राम, स्काउपी और लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, ये मेन एग्जाम्पल है जायद क्रॉप्स का। अब देखो वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफ बिहार जो जीआई टैग मिला है 2024 तक, तो ये आपको प्लीज़ कंठस्थ याद रहना चाहिए, पूछ सकता है। देखो बेसिकली ना इस पीडीएफ में बुक में बहुत अच्छा डिफाइंड है। हैंडीक्राफ्ट सेक्टर अलग कर दिया, स्वीट स्टफ वो भी अलग कर दिया, एग्रीकल्चरल सेक्टर वो भी अलग कर दिया। देखो एक बार हैंडीक्राफ्ट में देखते हैं। सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग है मिथिला से, सिक्की ग्रास क्राफ्ट ये नॉर्थ बिहार से, सुजनी एम्ब्रॉयडरी मुजफ्फरपुर से, भागलपुर सिल्क भागलपुर से, मंजूसा आर्ट भागलपुर, और एप्लिक वर्क ये भागलपुर से है। ठीक है, ये हो गया हमारा हैंडीक्राफ्ट। नेक्स्ट है स्वीट स्टफ। स्वीट स्टफ में क्या होता है? सिलवाओ, नालंदा से सिलाओ खाजा। अब देखो एग्रीकल्चरल सेक्टर आप देखोगे तो भागलपुर का जर्दालू मैंगो, कतरनी राइस ऑफ भागलपुर, मघी पान ऑफ औरंगाबाद और नवादा पटना, शाही लीची ऑफ मुजफ्फरपुर, मिथिला मखाना दरभंगा और मधुबनी, और मरचा धान या फिर चूड़ा जो 2023 में लिया है इसको वेस्ट चंपारण से मिला है। ठीक है, हो गया इतना। अब एक बार देख लेते हैं, इतना सारा तो हम लोग ने उपजाऊ कर लिया। अब चलिए एक बार देखते हैं कैसे उपजाया जाता है, दैट इज़ इरिगेशन। इरिगेशन में देखा जाए तो मीन्स ऑफ इरिगेशन जो बिहार में है वो बेसिकली कितने प्रकार के हैं? कैनल हैं, ट्यूबवेल हैं, पाइन है, पॉन्ड है, वेल्स हैं। जिसके अकॉर्डिंग अगर हम इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के हिसाब से देखते हैं तो इरिगेटेड एरिया ऑफ बिहार कितना है? 56.97 लाख हेक्टर, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। और मोस्ट इरिगेशन जो है बिहार में वो ट्यूबवेल से किया जाता है। और मोस्ट इरिगेटेड एरिया जो कहाँ का है तो वो रोहतास का है, 4.05 लाख हेक्टर है। और लीस्ट इरिगेटेड एरिया मतलब सबसे कम कहाँ खेती 0.25 हेक्टर होता है, शिवहर में, है ना। अब देखो मीन्स ऑफ इरिगेशन हम देखते हैं तो कितना एरिया बिहार का ना ये ट्यूबवेल, कैनल, पॉन्ड और अदर से होता है। तो ट्यूबवेल से कितना होता है तो 63.1% ऑफ बिहार का जितना लैंड है वो ट्यूबवेल से होता है। लैंड मतलब जो एग्रीकल्चरल लैंड में है, ठीक है, मतलब इसमें
इरिगेटेड एरिया में, तो वो कितना है 63.1%। और एरिया उसमें कितना कवर किया जाएगा 3,612,000 हेक्टर। कैनल इरिगेशन देखा जाए तो 31.0% और एरिया इसका 1,725,000 हेक्टर। पॉन्ड्स 2.2% और एरिया इसका 117,000 हेक्टर। और अदर्स में देखा जाए तो 3.7% और एरिया इसका 2,000 हेक्टर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इरिगेटेड बाय ट्यूबवेल में समस्तीपुर है, 2.49 लाख हेक्टर है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एरिया इरिगेटेड बाय कैनल्स में तो रोहतास है, 2.99 लाख हेक्टर है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इरिगेटेड बाय पॉन्ड्स है दरभंगा, 0.91 लाख हेक्टर है। एनिमल हस्बेंड्री थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट्स में देखा जाए तो एनिमल हस्बेंड्री जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बिहार में, जिसके अंतर्गत अगर इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अंतर्गत आप देखते हो तो टोटल नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक जो बिहार में 2019 में था वो 365.4 लाख था। अब स्टेटस ऑफ लाइफ स्टॉक देखते हैं तो मान लो यहाँ पे 3 भाग में बांटते हैं। कैसे कैसे, देखो ये बेसिकली 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है ये डेटा। जो प्रोडक्शन सेक्टर रहेगा कौन से ईयर में और दूसरा कौन सा ईयर में था। ठीक है, मतलब देखो स्टेटस जो ईयर 2022-23 में कितना था मिल्क प्रोडक्शन और अभी 23-24 में कितना हो गया बेसिकली। ठीक है, कंपेयर करेंगे हम लोग। मिल्क प्रोडक्शन 22-23 में 125.03 लाख टन था, वहीं पे 2023-24 में 128.53 लाख टन है। एग प्रोडक्शन 327.43 करोड़ है और वहीं पे ईयर 2023-24 में 344 करोड़ है। फिश प्रोडक्शंस में 8.91 लाख टन है, ईयर 2023-24 में 8.73 लाख टन था। फिर से ईयर 2022-23 में 8.91 लाख टन था और 2023-24 में 8.73 लाख टन था। मैं अपने लिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपको याद हो जाए इसीलिए, फिश इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रिपीट किया। मीट जो है 3.96 लाख टन था 2022-23 में और वहीं पे 3.96 लाख टन 2023-24 में था। अब देखो नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक बिहार में देखा जाए तो परसेंटेज और लीडिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो सबसे पहले काव और बुल, ठीक है, गाय और बैल, तो वो नंबर्स कितना है 154 लाख है, जिसका अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो 42.1% है, जो कि लीडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है पूर्णिया है। बफलो 77.20 लाख है, परसेंटेज 21.2% है और लीडिंग डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। गोट्स का बकरी 128.2 लाख और वहीं परसेंटेज में 35.1% ऑफ टोटल एनिमल। ठीक है, टोटल जो लाइफ स्टॉक है बिहार में ना उसके अंतर्गत लिया जा रहा है। मैक्सिमम कहाँ पे है गोट, तो अररिया में है। और चिकन और डक्स देखे जाए तो 165.3 लाख है और जो मैक्सिमम देखा जाए तो लीडिंग डिस्ट्रिक्ट तो कटिहार है। ठीक है, हो गया इतना हमारा, इरिगेशन भी खत्म। अब चलिए हम लोग चलते हैं मिनरल्स। आप वन गो में ही लेक्चर वीडियो देख लोगे, आपको सही में ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा, पूरा इकोनॉमिक्स आपके दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, मिनरल्स में देखते हैं तो एलिमेंट एंड कंपाउंड जो नेचुरली अर्थ क्रस्ट में मिलता है उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं, तो आपको पता होगा। बेसिकली इसको मेटालिक और नॉन मेटालिक भाग में बांटा जाता है, मतलब मिनरल जो है मेटालिक होता है या फिर नॉन मेटालिक होता है, और उसको मेटालिक और नॉन मेटालिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से बांटे जाएंगे। देखो जब डिवीजन नहीं हुआ था झारखंड का बिहार के साथ तो 25% जो कंट्री का मिनरल प्रोडक्शन है वो बिहार से होता था, लेकिन जैसे ही विभाजन हो गया तो 2 to 3% ऑफ मिनरल जो है वो बिहार में रह गया और बाकी छोटा नागपुर प्लेट्यू में बाकी सारा मतलब पार्टीशन में चला गया। जिसके अंतर्गत देखा जाए तो मिनरल आर फाउंड इन मेनली रॉक्स ऑफ धारवाड़ और विंध्यान सीरीज ऑन द सदर्न बॉर्डर ऑफ बिहार। और मेन मिनरल जो बिहार में पाया जाता है वो कौन सा है, लाइमस्टोन है, मार्क कर लेते हैं। लाइमस्टोन है, पायराइट है, माइका है, मैंगनीस है, प्रोसलीन है और क्वार्ट्ज है। अब देखो मिनरल्स अगर हम देख लेते हैं तो लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, तो बेसिकली ये डिस्ट्रिक्ट और रीजन में हम देख लेंगे तो रोहतास हिल्स और कैमूर हिल्स में मिलता है, जिसका फीचर आप एक बार जल्दी देख लोगे। मेन रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का और सीमेंट फैक्ट्री जो स्टैब्लिश किया गया है रोहतास का, ये मेन रॉ मटेरियल है। ये बेसिकली यूजफुल फॉर प्रोडक्शन प्यूरिफिकेशन इन शुगर इंडस्ट्रीज और यूजफुल फॉर स्टील इंडस्ट्रीज। ठीक है, पायराइट जो है वो भी रोहतास से मिलता है और बेसिकली रीजन में कौन सा है तो अजहौर और बंजारी। ठीक है, और फीचर इसका क्या है तो 95% ऑफ इंडिया टोटल रिजर्व जो है वो बिहार में है पायराइट का, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सोर्स ऑफ सल्फर है, मतलब मेन सोर्स ऑफ सल्फर है और इसको फर्टिलाइजर के लिए यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ पेपर इंडस्ट्री और पेट्रोलियम रिफाइनरिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब माइका देख लेते हैं तो बेसिकली नवादा, गया, जमुई और मुंगेर में पाया जाता है। ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ माइका जो है वर्ल्ड में यहीं बिहार में पाया जाता है, वर्ल्ड में, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, ओके, मेनली फॉर योर मेंस, राइट। माइका जो है वो बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसिलीन बेसिकली भागलपुर, बांका या फिर मुंगेर में पाया जाता है। ये बेसिकली यूटेंसिल्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिवाइस के लिए बनाया जाता है। माइका जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है,
क्वार्टजाइट जो है बेसिकली मुंगेर, मुंगेर के खड़गपुर हिल्स और गया जमुई में पाया जाता है। ये मेनली यूज्ड आपके बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए होता है। बॉक्साइट मुंगेर में खड़गपुर हिल्स में मिलता है, ठीक है। ये सॉरी मैंने यहाँ पे गलती पढ़ा, खड़गपुर है, ठीक है। ये बेसिकली बॉक्साइट जो है ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। गोल्ड जो जमुई, करमितिया, मुंगेर, वेस्ट चंपारण में पाया जाता है। जमुई में भी, मुंगेर में, वेस्ट चंपारण में। गोल्ड जो है वो प्रीशियस मेटल है और ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड जो है वो जमुई में, बिहार मतलब जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में डिस्कवर किया गया है, ठीक है। सॉल्ट पीटर जैसे कि वही बारूद है ना। देखो सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, ईस्ट चंपारण एक्सेट्रा। सॉल्ट पीटर जो है बेसिकली फॉर्म ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम नाइट्रेट है, यूज्ड इन मेकिंग एक्सप्लोसिव गन पाउडर एंड इन फायर क्रैकर्स, ग्लास एंड स्टील इंडस्ट्रीज। क्वार्ट जो है वो जमुई, नवादा और गया में पाया जाता है। ये यूज़ किया जाता है ग्लास, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में। साथ ही साथ यूरेनियम जो है वो गया, नवादा में पाया जाता है। वैल्यूबल है फॉर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एनर्जी प्रोडक्शंस। स्लेट जो है वो मुंगेर और खड़गपुर हिल्स में पाया जाता है। ये बेसिकली मुंगेर फ्रॉम खड़गपुर हिल्स, सॉरी मैंने गलत बोला। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑर्नामेंटल स्टोन्स। मैंगनीज जो है वो गया और मुंगेर में पाया जाता है। मैंगनीज इज़ यूज्ड फॉर मेटलर्जी। साथ ही साथ ये मेनली यूज़ किया जाता है स्टील इंडस्ट्रीज़ में। एस्बेस्टस वो भी मुंगेर में पाया जाता है। ये बेसिकली क्लॉथ मेकिंग, पेपर, रूफिंग बोर्ड्स, हाँ ठीक है, रूफिंग बोर्ड्स। फायर फाइटर्स वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ एस्बेस्टस बिकॉज इट डज नॉट कैचेस फायर, ठीक है। बेसिकली फायर फाइटर्स के लिए है ना, दमकल विभाग, मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है सही है। गैलेना ये बेसिकली बांका में पाया जाता है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। ये केमिकल इंडस्ट्रीज और पेंट इंडस्ट्रीज में भी ये यूज़ में है, ठीक है, उसके यूज़ में है। पेट्रोलियम ये वेस्ट चंपारण में, ये फ्यूल है। और नेचुरल गैस ये पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में बेसिकली पाया जाता है। एनर्जी सेक्टर थोड़ा देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी सेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिमांड जो है वो पीक डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देखो इकोनॉमिक सर्वे 2024-23 के हिसाब से देखा जाए तो मतलब इकोनॉमिक सर्वे पीक डिमांड जो है एनर्जी का, तो वो कितना है 41,271 मेगावाट। सप्लाई ऑफ पीक डिमांड जो है, वेट फॉर अ व्हाइल, सप्लाई ऑफ पीक डिमांड जो है वो कितना है 41,917 मेगावाट और सरप्लस कितना है 646 मेगावाट, है ना। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के हिसाब से अगर देखते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ थर्मल पावर जो है बिहार में 67.2% है और प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कितना है 32.8%, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, रट लो डेटा, ठीक है। कितना है 32.8%, जो कि रिस्पेक्टिवली 2021-22 में। और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 देखते हैं तो थर्मल पावर एनर्जी जो टोटल एनर्जी प्रोडक्शंस का है वो 66% है। सॉरी फिर से बताता हूँ, थर्मल पावर एनर्जी जो टोटल एनर्जी का प्रोडक्शन का है वो 66.6% है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का 33.4% है। पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बिहार में 363 किलोवाट आवर है 2023-24 में। और डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ईयर 2023-24 बिहार का वो 647.6 करोड़ है। डिस्ट्रिक्ट विथ लोवेस्ट इलेक्ट्रिक कंजप्शन जो है 2023-24 में वो सीवर है और 8 करोड़ यूनिट है। और 3 एनर्जी एजेंसी जो है वो ऑपरेशनल इन बिहार में कौन सा है, देखो एनर्जी एजेंसी कौन सा होगा, देखो यहाँ पे ना एनर्जी एजेंसी जो है वो 3 भाग में बांट दिया गया है। बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड BSEB, ठीक है। दूसरा है बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड BHSPCL। और तीसरा है हमारा ब्रेडा, है ना, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। देखो पहला अगर हम देख लेते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड में, तो 2012 के हिसाब से देखा जाए तो इसको 5 कंपनीज में बांटा गया है। देखो BSEB में बिहार स्टेट पावर जो कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। कंपनी लिमिटेड मैंने इसलिए बोला सरकारी है इसलिए, है ना। तो BSPHCL है, बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड BSPGCL, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड BSPTCL, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इतना ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मेजर थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार का वो कहाँ है, तो बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन ये पटना में है, बाढ़ में। फिर बरौनी थर्मल पावर स्टेशन प्रोजेक्ट ये बेगूसराय बरौनी में है। बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये बक्सर चौसा में है। फिर कंती विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर कंती में है ना। ककवारा उत्तर मेगा पावर प्रोजेक्ट ये बांका में है और नबीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये औरंगाबाद में है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार स्टेट
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड BHSPCL में तो टोटल 13 प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत आता है, जो 54.3 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो प्रोसेस में है, जिसमें कैपेसिटी कितना होता है 9.3 मेगावाट। तो अब एज इन नाम एक बार आप पॉज करके देख सकते हो यहाँ पे है, ठीक है। बाकी हम लोग एक बार ब्रेडा के बारे में देख लेते हैं। देखो ब्रेडा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना कि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज करने के लिए बेसिकली ब्रेडा लाया गया था। और करंटली अगर आप देखोगे तो ये रूफ सोलर पावर प्लांट ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, रूफ सोलर पावर प्लांट ऑन प्राइवेट रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, सोलर वाटर पंप, सोलर स्ट्रीट लाइट, ये सब में बेसिकली ब्रेडा काम करता है। जिसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए है उसको कजरा ऑफ लखीसराय में और पीरपंती ऑफ भागलपुर में स्टार्ट किया गया है। जिसका गोल क्या है तो 7 निश्चय जो है, जिसका पहला निश्चय जो था ना कि बिहार गवर्नमेंट का एनर्जी रिलेटेड गोल जो हर घर बिजली लगातार जो है उसको अचीव कर लिया गया। याद रखना है 7 निश्चय 7 निश्चय 1 के अकॉर्डिंगली। अब इंडस्ट्रीज़ में देख लेंगे तो इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होता है, तो हमको पता ही है। पहला कौन सा होता है एग्रीकल्चरल, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा हमारा होता है सर्विस सेक्टर। तो अगर सेकेंडरी सेक्टर में देखेंगे तो मेन जो बिहार में अगर मैन्युफैक्चरिंग बेसिस में है तो वो कंस्ट्रक्शंस है। तो देखो ड्यू टू लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिनरल्स, तो ऐसे में हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा 0.2% ही मिनरल्स प्रेजेंट है, तो बिहार का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतना ग्रोथ में नहीं देखा गया था। इसीलिए एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री जो बिहार में है वो थोड़ा कम है। देखो मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ बिहार में आप देखोगे तो कौन सा है, पहले हम लोग एक बार नाम देख लेते हैं। शुगर इंडस्ट्रीज़ है, डेयरी इंडस्ट्रीज़ है, जूट इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल और सिल्क इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ है। इतना है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का इंडस्ट्रीज़ भी है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप शुगर इंडस्ट्रीज़ इसलिए याद रखोगे क्योंकि अभी फिलहाल मोदी जी ने जाके वहाँ पे बहुत सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताया ना। देखो शुगर इंडस्ट्रीज़ में देखोगे तो बेसिकली इस्टेब्लिश कब किया गया था 1904 मरहौरा या फिर मधौरा या फिर सारण, याद रखो, ठीक है। सारण में इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से 11 शुगर मिल जो है बिहार में है, जिसके अंतर्गत 9 जो है वो अभी ऑपरेशनल में है। रिसेंटली जो है रीगा शुगर मिल जो स्टार्ट किया गया है सीतामढ़ी में। और इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से देखा जाए तो प्रोडक्शन ऑफ शुगर बिहार का कितना है 68.72 लाख क्विंटल्स। और एग्रीकल्चर रोड मैप 4 के हिसाब से देखा जाए तो जैसे अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा एग्रीकल्चर रोड मैप, तो एग्रीकल्चर रोड मैप 4 के हिसाब से बिहार स्टेट जैगरी इंडस्ट्री, जैगरी मतलब आप समझ रहे हो कि गुड़ के बारे में बोल रहा है, तो बिहार स्टेट जैगरी इंडस्ट्री प्रमोशन जो है एक प्रोग्राम है वो कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा शुगर इंडस्ट्रीज़ का, है ना। देखो डेयरी इंडस्ट्रीज अगर हम देख लेते हैं तो बिहार इज़ एन एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री रिच स्टेट है, ठीक है। इसीलिए मिल्क प्रोडक्शन जो है वो ट्रेडिशनल बेसिस में मतलब बहुत पुराने मतलब वंशज से चल रहा है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के हिसाब से देखा जाए तो 128.53 लाख टन जो है मिल्क का वो प्रोड्यूस किया जाता है 2023-24 में। और 7 निश्चय 2 के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उसका एक क्या है मेन एम क्या है, तो देसी गौ पालन योजना उसको स्टार्ट किया गया है फॉर एनिमल हस्बेंड्री। और 7 निश्चय 2 में दूसरा क्या है मिल्क कोऑपरेटिव कमेटी, उसको भी स्टैब्लिश किया गया है 7000 विलेजेस में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जूट इंडस्ट्री, तो 3 बिग जूट फैक्ट्री बिहार में बेसिकली पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में है, जिसके अंतर्गत जूट पार्क जो है वो भी सेटअप किया गया है मरंगा पूर्णिया में। और बिहार जो है वो सेकंड लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वेस्ट बंगाल के बाद इंडिया में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, मार्क कर दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब देखो टेक्सटाइल और सिल्क इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं तो कॉटन जो है ना वो फुलवार शरीफ, डुमरांव और गया इन बिहार में इसका इंडस्ट्रीज बेसिकली प्रेजेंट है। और साथ ही साथ वहाँ पे स्मॉल कॉटन टेक्सटाइल मिल्स भी है, कहाँ मुंगेर में, भागलपुर में, बक्सर में, मुजफ्फरपुर में। भागलपुर जो है वो बिहार का फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क है, जिसके अंतर्गत तीनों सिल्क मलबेरी, तसार, एरी भी मिलता है। और सिल्क में अगर हम देख लेते हैं तो प्रोडक्शंस और रीजन में तो मलबेरी सिल्क जो है वो 1.4 टन है प्रोडक्शंस 2023-24 के हिसाब से। ये बेसिकली ये इकोनॉमिक सर्वे से डेटा लिया गया है। और रीजन कौन सा है तो सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया। तसार जो है वो 51.1 टन्स है और रीजन इसका बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई है। और एरी जो है वो 19.3 टन है और रीजन इसका मुजफ्फरपुर और बेगूसराय है।
ठीक है। अब देखो लास्ट हम देख लेते हैं एक बार सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये बेसिकली स्टैब्लिश किया गया था ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ लाइमस्टोन, और लाइमस्टोन अवेलेबिलिटी बेसिकली कहाँ ज़्यादा देखा गया है, तो डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास ऑफ बिहार में, वहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ भी वहीं पे सेटअप किया गया था। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं तो एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टेट्स बिहार है, इसीलिए बहुत सारा पॉसिबिलिटी है एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लाइक शुगर, जूट, इथानॉल, राइस, फूड प्रोसेसिंग्स, लेदर, वुड, प्लाईवुड एक्सेट्रा बिहार में बेसिकली उत्पादन किया जा सकता है। और अप्रूवल जो है वो दे दिया गया है 3 फूड पार्क के लिए। तो फूड पार्क एज इन आपको याद रखना चाहिए कौन सा कहाँ कहाँ, तो भागलपुर, बक्सर और कटिहार बिहार में। बिहार जो है वो 7th है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। 7th है फूड ग्रेन प्रोडक्शंस में, तीसरा नंबर पे है वेजिटेबल प्रोडक्शंस में, और छठे नंबर पे है फ्रूट प्रोडक्शंस इन द कंट्री। ठीक है, फिर से बोलते हैं, देखो पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे है फूड ग्रेन प्रोडक्शंस में, दूसरे में वेजिटेबल प्रोडक्शंस में, और फ्रूट में छठे नंबर पे है। बिहार जो है पहला है और लीडिंग स्टेट कंट्री जो मखाना प्रोडक्शंस में है। साथ ही साथ अंडर फूड प्रोसेसिंग एक मेगा फूड पार्क भी कंस्ट्रक्ट किया गया है मोतीपुर के मुजफ्फरपुर में। ठीक है, मतलब मुजफ्फरपुर के मोतीपुर वाले इलाके में। एक पैकिंग हाउस भी कंस्ट्रक्ट किया गया है बिहटा पटना में, है ना। अब देखो लास्ट हमारा आ जाता है इसमें सेंट्रल कंट्रोल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बिहार। मतलब देखो आपको बेसिकली PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सरकारी संस्थान है ना, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में सरकारी संस्थान में कहाँ कहाँ है, तो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL बरौनी में, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मुकामा में, रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री मधेपुरा में, रेल व्हील फैक्ट्री बेला सारण में, डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री मधौरा सारण में, कैरियज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशिंग अंडर द स्टेट ऑफ बिहार में इंडस्ट्रीज़ में कौन सा देखोगे, ऐसा इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, तो बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड, तो ये फतुहा पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट स्पून सिल्क भागलपुर में। बिहार स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। और बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉरपोरेशन किताबों वाला वही पटना में है। इंडस्ट्रियल यूनिट में अब देख लोगे तो प्रोडक्ट्स में लेदर के लिए कहाँ पे फेमस है, कौन सा एरिया, तो पटना और मुजफ्फरपुर। शुगर के लिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण और सारण। पेपर के लिए समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा। सिल्क के लिए भागलपुर। कॉटन टेक्सटाइल के लिए गया, पटना, सिवान, भागलपुर। मेडिसिन के लिए मुजफ्फरपुर और पटना। सीमेंट के लिए रोहतास। फर्टिलाइज़र के लिए बरौनी, बेगूसराय। प्लाईवुड के लिए हाजीपुर, पूर्णिया, पटना। कारपेट के लिए ओबरा, औरंगाबाद। ऑयल रिफाइनरी के लिए बरौनी, बेगूसराय, है ना। अब देखो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बीडा जो है उसको स्टैब्लिश कब किया गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1974 में। किसके लिए, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, जिसके अंतर्गत 4 रीजनल ऑफिस भी बनाया गया है। तो 4 रीजनल ऑफिस कहाँ कहाँ है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में। साथ ही साथ 74 इंडस्ट्रियल मतलब 74 इंडस्ट्रियल एरिया जो है 9 क्लस्टर्स ऑफिस के साथ सेटअप किया गया है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 के अंतर्गत देखा जाए तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार के लिए ये बेसिकली लाया गया था। और साथ ही साथ बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 और बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी टेक्सटाइल और लेदर 2022 में लाया गया है। इसको बेसिकली किस लिए, तो प्रोडक्शंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और प्रमोशन पॉलिसीज़ के अंतर्गत ये सब लाया गया था। अब लास्ट हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिहार में जो अवेलेबल है वो रोड है, रेल है और एयर ट्रांसपोर्ट है। वाटर ट्रांसपोर्ट है लेकिन इनलैंड है, ठीक है, कोई भी मतलब ईस्ट मतलब सी कोस्ट से कोई बाउंड्री नहीं है ना बिहार का। देखो यहाँ पे होगा, देखो रोड ट्रांसपोर्ट पे देखते हैं तो ये बेसिकली ईजीएस्ट और चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रोड नेटवर्क ऑफ बिहार इकोनॉमिक्स रिव्यू 2024-25 के हिसाब से देखा जाए तो स्टेटस ऑफ 2024, तो नेशनल हाईवे 6130 किलोमीटर है। पटना हाईएस्ट है 506 किलोमीटर में नेशनल हाईवे के लिए, और लोवेस्ट सीहोर है नेशनल हाईवे तो 22 किलोमीटर। स्टेट हाईवे जो लेंथ इसका 3637 मतलब 3637 किलोमीटर, और हाईएस्ट गया में है 210 किलोमीटर और लोवेस्ट है सीहोर। याद रखना है आपको, स्टेट हाईवे में गया इंपॉर्टेंट है और नेशनल हाईवे में पटना से ज़्यादा है। मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स में कम ही पूछेगा, ठीक है, आप एक बार देख लोगे। 4 मेगा एक्सप्रेसवे और पासिंग थ्रू बिहार में, तो गोरखपुर सिलीगुड़ी 417 किलोमीटर, रक्सौर हल्दिया 408 किलोमीटर, बक्सर भागलपुर 300 किलोमीटर और पटना पूर्णिया 250 किलोमीटर। और रोड डेंसिटी कितना है, तो 3167 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार में, जो कि
थर्ड है कंट्री में। पहला कहाँ पे है, रोड डेंसिटी, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में कितना रोड है। तो बेसिकली सबसे पहला है केरला में, दूसरा है वेस्ट बंगाल में और तीसरा है हमारा बिहार में। रोड डेंसिटी आप याद रखोगे 3167 किलोमीटर पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। अब दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा सेक्टर हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट है। तो रेलवे ट्रांसपोर्ट जो बेसिकली कब कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो एंशियंट टाइम से अगर आप याद रखोगे बेसिकली अंग्रेजों के टाइम से है, तो 1862 AD से है। और सबसे पहला अगर रेलवे लाइन आप देख लोगे तो हावड़ा टू मुगलसराय रेलवे लाइन था। देखो वो मतलब बिहार पर्टिकुलरली इस रीजन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ईस्ट वाले रीजन में देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हावड़ा से मुगलसराय है। और बिहार का रैंक 8th है रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया में। लोगों में तो टॉप में होगा, लेकिन एज इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर आप देखोगे जो वैलिड यहाँ पे अगर पेपर वर्क में, तो 8वां नंबर पे है। और देयर आर टोटल 4 रेलवे डिवीजन है, 4 रेलवे डिवीजन में सबसे पहले सोनपुर डिवीजन है, ईस्ट सीआर, देखो ईस्ट ECR मतलब क्या होता है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे लिखा हुआ है, ठीक है ना। दानापुर डिवीजन है, वो भी ECR में आता है। समस्तीपुर डिवीजन ये भी ECR में। और कटिहार डिवीजन ये NEFR है। ये NEFR का मतलब बताओ मेरे को क्या लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब देखो जैसे कि 19 रेलवे जोन है इंडिया में, ठीक है, जिसके अंतर्गत सिर्फ एक रेलवे जोन है जो बिहार में है, वो है ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो हाजीपुर में उसका हेड ऑफिस। और रेलवे जोन है वो बेसिकली 1 अक्टूबर 2002 से इसको स्टार्ट किया गया था। फाउंडेशन स्टोन ऑफ पटना, अब देखो हम लोग यहाँ पे ये हमारा रेलवे खत्म हो गया, हम लोग मेट्रो स्टेशन में आ गए हैं। तो पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली DMRC बनवा रहा है, ठीक है, मैं ऐसे में बता दूँ तो देखो जो बाई प्राइम मिनिस्टर ले डाउन किया गया उसका फाउंडेशन, बेसिकली उसका इनॉग्रेशन आप मान लो तो 17 फरवरी 2019 को लाया गया था। और पहला फेज़ जो है मेट्रो का वो कंस्ट्रक्ट किया गया है दानापुर से खेमनीचक, ठीक है, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही से कर रहा हूँ तो दानापुर से खेमनीचक ये कितना किलोमीटर है, तो 17.93 किलोमीटर है। और सेकंड फेज़ जो है वो मेट्रो कंस्ट्रक्शन का वो पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस स्टैंड तक है, वो 14.57 किलोमीटर है। और मेट्रो कंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये मैंने कहा ना भी आपको, DMRC द्वारा बनाया जा रहा है, तो DMRC द्वारा बनाया जा रहा है। और इंडिया टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ मेट्रो वर्क कितना है, तो देखो 20% जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार देगा। बाकी 60% जो है एक्सपेंडिचर में ऑन जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, मतलब बेसिकली JICA का ये दे रहा है एज एन सॉफ्ट लोन। पैसा देना ही पड़ेगा, लौटाना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो 4 न्यू मेट्रो सिटीज़ जो है वो अनाउंस किया गया है बिहार में सितंबर 2024 में। कौन सा है, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। और इन दिस स्कीम 20% इसमें भी आया है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार देगा आपका 20%। और इसमें जो 60% जो है ना वो बेसिकली एक्सटर्नल एजेंसी मतलब PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हिसाब से पैसा आएगा इसमें, है ना। अब लास्ट हम देख लेते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट जो बिहार में 1960 से स्टार्ट किया गया था। सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 के अनुसार अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसको अप्रूव किया था। और उड़े देश का आम नागरिक एक उड़ान स्कीम है ना, उसमें ये बेसिकली कंसीव किया गया है कि एयर सर्विस जो है वो कॉमन सिटीजन को भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब एनुअल ग्रोथ कितना है, तो 21% है। इंपॉर्टेंट आपके मेंस के लिए, हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन एन एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन बिहार इन 2023-24, जिसके अंतर्गत 30 लाख और 95,000 जो है पैसेंजर ट्रैवल करते हैं एयर से, मतलब एयरवे से 2023-24 की इकोनॉमिक सर्विस आपको पता चला। मैं फिर से बताता हूँ, 30,95,000 जो पैसेंजर हैं वो ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अब देखो 29 में 2025 में देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है न्यू मॉडर्न टर्मिनल पटना में। और एयरपोर्ट जो बिहार में है वो कौन सा है एक बार इस लिस्ट में है। देखिए सबसे पहले जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना में है, ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये गया में है, ये इंटरनेशनल है। दरभंगा एयरपोर्ट ये डोमेस्टिक है। जोगबानी, ये जोगबानी अररिया में डोमेस्टिक है, ये भी रक्सौल में ये भी डोमेस्टिक है, ईस्ट चंपारण। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट ये पटाही मुजफ्फरपुर में डोमेस्टिक है ये भी। और चूनापुर एयरपोर्ट जो है वो पूर्णिया में है, ये डिफेंस के लिए है, मेनली ये डिफेंस के लिए है, तो आपको इसको याद रखना चाहिए। अब देखो लास्ट हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो बेसिकली 2 तरह का होता है, एक सी से होता है, एक रिवर से होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी बिहार का बाउंड्री सी से कनेक्टेड नहीं है, तो सिर्फ इनलैंड वाटर के लिए हम लोग को पढ़ना है। तो बस तुरंत नाम पढ़ लेते हैं। देखो 2016 में नंबर ऑफ नेशनल वाटर वे जो है वो इंक्रीज़ कर दिया गया था 5 से लेके 111 तक। पहले कितना था, 5 था, उसको इंक्रीज़ करके कितना लिखा गया था, 111। और इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लिस्ट जो है वो नेशनल वाटर वे 1 रिवर आपको याद रखना है, गंगा। और रूट्स इसका क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। देखो नेशनल वाटरवे 37, नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 40 और नेशनल वाटरवे 54, ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप देखते हो तो ये सबसे पहले नेशनल वाटरवे गंगा में है, नेशनल 37 जो है नेशनल वाटरवे 37 वो गंडक पे है,
रूट्स इसका बिहार उत्तर प्रदेश और टोटल लेंथ इसका 296 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे 40 जो है वो घग्गर रिवर पे है, रूट्स इसका बिहार उत्तर प्रदेश और टोटल लेंथ इसका 354 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे 54 ये कर्मनाशा रिवर पे है और रूट्स इसका बिहार उत्तर प्रदेश और बेसिकली ये 86 किलोमीटर का है। नेशनल वाटरवे 58 ये कोसी नदी पे है, रूट्स इसका बिहार पे है और टोटल लेंथ इसका 236 किलोमीटर है। नेशनल वाटरवे 81 पुनपुन रिवर पे है और ये रूट इसका 35 किलोमीटर का है। नेशनल वाटरवे 94 ये सोन नदी पे है और ये 141 किलोमीटर का है। अब देखो सात निश्चय जो योजना जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था ना, एक सात निश्चय 1 था जो 2015 में लाया गया था और एक सात निश्चय 2 था जो 2020 में लाया था। तो सिर्फ इसका हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं एक बार, ये हमारा लास्ट मतलब कोई टॉपिक बचा हुआ है। तो देखो आर्थिक हल युवाओं का बल, ये सात निश्चय 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो 2015 में लाया था। तो उसका 7 कौन सा एज इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला है आर्थिक हल युवाओं का बल, इकोनॉमिक पावर एम्प्लॉयमेंट के लिए है, एम्पावरमेंट के लिए है। फिर आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार। थर्ड है हर घर बिजली लगातार। फोर्थ है हर घर नल का जल। फिफ्थ है घर तक पक्की गली नालियाँ। और सिक्स्थ है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। और सातवां है अवसर बढ़े आगे बढ़ें, है ना। अब देखो आगे हम देख लेते हैं सात निश्चय 2 जो 2020 में लाया गया था। तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये बेसिकली यूथ पावर प्रोग्रेस ऑफ बिहार के लिए है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये स्ट्रांग वुमेन्स और एबल वुमेन के लिए है। हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड्स। और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, ये क्लीन विलेज और प्रॉस्पेरस विलेज है। और स्वच्छ शहर, विकसित शहर, ये क्लीन सिटी और दिल्ली सिटी डेवलप्ड सिटीज़ के लिए है। और सुलभ संपर्कता, ये इजी कनेक्टिविटी के लिए है, संपर्कता, है ना। और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, ये एडिशनल हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर ऑल, है ना। ये हमारा लास्ट था, 7th ऑब्जेक्टिव था सात निश्चय 2 का। तो फ्रेंड्स देखो हम लोगों ने बिहार के जितने भी इकोनॉमिक्स जो सेक्शन है ना, जो आपको मतलब बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ना चाहिए, वो हम लोगों ने सारा डिस्कस कर लिया है। इसके ऊपर इकोनॉमिक्स में कुछ भी नहीं पूछेगा बिहार स्पेसिफिक। अगर मान लो जीडीपी, जीएनपी ये सब पूछता है, बेसिक इकोनॉमिक्स पूछता है तो वो पूछेगा, लेकिन इससे ऊपर इकोनॉमिक्स अगर कुछ पूछ दे ये हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आप एक बार इस लेक्चर वीडियो सीरीज को देख लोगे, बेशक आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे हेड, ओके।